बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग के जितनी भी टाइप्स है 7 टाइप्स है, उनको हम इजीली और सिंपली डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको ये सारे टाइप्स ऑफ मीनिंग समझ में आ जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं डिनोटेटिव मीनिंग से कि डिनोटेटिव मीनिंग क्या होती है। ओके, डिनोटेटिव मीनिंग लिटरल या फिर डिक्शनरी मीनिंग होती है। वो मीनिंग जो कि हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है और उसको हम डिक्शनरी में देंगे, तो डिक्शनरी में सर्च करें तो डिक्शनरी जो मीनिंग हमें प्रोवाइड करती है उस वर्ड की, तो उस मीनिंग को क्या कहा जाता है, इसको डिनोटेटिव मीनिंग क्या कहा जाता है। और ये यूनिवर्सल मीनिंग होती है, इसको लॉजिकल और कॉग्निटिव मीनिंग भी कहा जाता है डिनोटेटिव मीनिंग को। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, इसकी डिक्शनरी मीनिंग क्या है, नीडल की डिक्शनरी मीनिंग क्या है। नीडल की डिक्शनरी मीनिंग है शार्प थिन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सीविंग। तो वो मीनिंग जो कि हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है, तो उस मीनिंग को क्या कहा जाता है, इसको डिनोटेटिव मीनिंग कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर हमारे साथ है एसोसिएटिव और कनोटेटिव मीनिंग। ये सेकंड टाइप ऑफ मीनिंग है। तो वो मीनिंग जो कि डिक्शनरी प्रोवाइड नहीं करती है, वो ये लिटरल या फिर डिक्शनरी मीनिंग नहीं होती है। ये पर्सनल लोगों की पर्सनल मीनिंग होती है, यानी वो मीनिंग जो कि लोग देते हैं किसी वर्ड को। ओके, वो डिक्शनरी मीनिंग नहीं हो सकती। ओके, उसको क्या कहा जाता है, इसको एसोसिएटिव या फिर कनोटेटिव मीनिंग कहा जाता है। ये सब्जेक्टिव मीनिंग होती है। ओके, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है डंकी। तो डंकी किस चीज़ का, इसकी कनोटेटिव मीनिंग क्या है, यानी एक कमअकल शख्स है, उसकी अकल कम है थोड़ी सी, या फिर कोई बेवकूफ़ शख्स है, तो उसको हम डंकी कहते हैं। बाज़ लोग डंकी कहते हैं। तो उस डंकी को किस कॉनोटेटिव मीनिंग में इस्तेमाल किया गया, कमअकल की कॉनोटेटिव मीनिंग में इस्तेमाल किया गया। इस तरह दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर हम टॉर्टस जो वर्ड है, अगर इसको देखें, तो जो टॉर्टस की ये खूबी है कि वो स्लो जाती है ना, स्लो चलती रहती है। तो जो स्लो शख्स होता है उसको हम टॉर्टस कहते हैं। तो वो मीनिंग जो कि डिक्शनरी नहीं होती है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं होती है, और लोग उसको वो मीनिंग दे देते हैं, तो उस मीनिंग को क्या कहा जाता है, इसको कॉनोटेटिव मीनिंग कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में कॉनोटेटिव मीनिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरे नंबर पर हमारे साथ है सोशल मीनिंग। अब सोशल मीनिंग क्या होती है। सोशल मीनिंग वो मीनिंग होती है जो कि हमें स्पीकर के सोशल बैकग्राउंड के बारे में बता देती है, उनकी नेशनैलिटी के बारे में बता देती है, उनकी लोकेलिटी के बारे में बता देती है। यानी स्पीकर की जो सोशल बैकग्राउंड है उसके बारे में बता देती है। मतलब वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि किसी लोकेलिटी से, किसी जगह किसी के लिए ख़ास होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, कम ऑन यार, कम ऑन यार। अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो ये जब कोई स्पीकर ये वर्ड्स बता देते हैं, तो तो उसकी जो सोशल बैकग्राउंड है वो हम कैसे पता कर देते हैं। यानी ये जो कम ऑन यार, इस किस्म के वर्ड्स कौन यूज़ करते हैं। ओके, ये ज़्यादातर पाकिस्तान वाले यूज़ करते हैं या फिर इंडिया वाले यूज़ करते हैं इस किस्म के वर्ड्स के, कम ऑन यार या इस तरह के और भी वर्ड्स है। ओके, तो जब हम इस सेंटेंस को देखें तो हमें कुछ समझ में आ जाता है। राइटर होते हैं, उनकी जो सोशल बैकग्राउंड है ये हमें बता देती है। ओके, तो ऐसे मीनिंग जो कि हमें किसी स्पीकर के सोशल बैकग्राउंड के बारे में बताती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोशल मीनिंग कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे साथ, आई एंड डन नथिंग। आई एंड डन नथिंग, तो इस किस्म के वर्ड्स कौन यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर जो ब्लैक अमेरिकन है ना, इसी तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, आई एंड डन नथिंग। ओके, तो ये हमें जब हम इन वर्ड्स को देखें तो हमें ये पता चलती है कि ये ब्लैक अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादातर इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी उसकी सोशल बैकग्राउंड हमें बता देती है। ओके, तो सोशल मीनिंग भी मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चौथे नंबर पर है इफ़ेक्टिव या फिर एमोटिव मीनिंग। अब ये मीनिंग क्या
होती है, ये मीनिंग हमें क्या रेफ़र करती है? इट रेफर्स टू द इमोशन एसोसिएटेड विद द वर्ड्स। यानी स्पीकर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हमें उनकी फीलिंग के बारे में बता देते हैं, उनकी एटीट्यूड के बारे में बता देते हैं, या फिर उनकी इमोशंस के बारे में बता देते हैं। यानी वो वर्ड्स या वो सेंटेंसेस जो कि हमें किसी स्पीकर के इमोशंस, फीलिंग्स और एटीट्यूड के बारे में कुछ बताए, तो हम उन किस्म की मीनिंग को क्या कहेंगे? अफेक्टिव या फिर इमोटिव मीनिंग कहेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई हेट यू, गेट आउट ऑफ हियर। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ ले या हम इस सेंटेंस को देख ले, तो हमें क्या दिखा देते हैं कि जो स्पीकर है इसके, या वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, ओके। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ओके। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। तो ये हमें उनके इमोशन के बारे में, स्पीकर के इमोशन के बारे में बता देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है और किसी को कह रहा है कि आई हेट यू, गेट आउट ऑफ हियर। तो ये हमें क्या दिखाती है? इमोशंस दिखाते हैं, स्पीकर की इमोशंस दिखाते हैं, स्पीकर की एटीट्यूड दिखा देते हैं, स्पीकर की जो फीलिंग्स है वो दिखा देते हैं, ओके। तो इस किस्म के वर्ड्स को या फिर इस किस्म के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? जो कि हमें किसी स्पीकर के इमोशंस, फीलिंग्स या फिर उनके एटीट्यूड के बारे में बताए, तो उनको क्या कहा जाता है? इसको इफेक्टिव या फिर इमोटिव मीनिंग कहा जाता है। अब 5वें नंबर पर हमारे साथ है रिफ्लेक्टिव मीनिंग। तो रिफ्लेक्टिव मीनिंग क्या क्या होती है? बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग्स होती है, जिसके एक से ज़्यादा कंसेप्चुअल मीनिंग हो सकती है, ओके। तो जब एक वर्ड है उनकी 2 मीनिंग है या फिर 3 मीनिंग है, तो बाज़ मीनिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी सोसाइटी में, या फिर ओवरऑल बहुत ज़्यादा वो उस मीनिंग से याद किया जाता है। तो जब ज़्यादातर उस मीनिंग से याद किया जाता है, तो दूसरी जो मीनिंग होती है वो पीछे चली जाती है और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है वो मीनिंग, ओके। तो रिफ्लेक्टिव मीनिंग क्या होती है? जब वर्ड्स की एक से ज़्यादा मीनिंग होती है, तो एक मीनिंग जो है ना, वो दूसरी मीनिंग को बैकग्राउंड पे ले जाते हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ओके। और तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे, द पोइट कुड नॉट बट बी गे। इस सेंटेंस को अगर आप ख्याल करें, इसको देखें, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, गे। तो शेक्सपियर के दौर में इस वर्ड को किस मीनिंग के साथ याद किया जाता था? इसको हैप्पी के मीनिंग से याद किया जाता था, यानी खुश की मीनिंग से याद किया जाता था इस गे वर्ड को। लेकिन आजकल इस गे वर्ड को किस मीनिंग से याद किया जाता है? होमोसेक्सुअलिटी की मीनिंग से। तो अब क्या हुआ है? अगर आजकल की कोई रीडर है, अब अगर वो इस सेंटेंस को पढ़ ले, तो वो इससे क्या मतलब अख़ज़ करेंगे? कुछ गलत मतलब अख़ज़ करेंगे, और वो समझेंगे कि यहाँ पे गे का मतलब क्या है? होमोसेक्सुअल है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे इस गे वर्ड ने जो हैप्पी की जो मीनिंग थी उसको बैक पे ले गए हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म किया है, और जो नई मीनिंग है होमोसेक्सुअलिटी की, उसको मुतारिफ़ करवाया है, ओके। तो ऐसे मीनिंग ऐसे वर्ड्स जो कि एक मीनिंग को जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और दूसरी मीनिंग आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहते हैं, ओके। अब जो है ना हमारे साथ है 6 नंबर पर कॉलोकेटिव मीनिंग। अब कॉलोकेटिव मीनिंग क्या होती है? तो ये ज़्यादातर उन वर्ड्स में आते हैं जो कि कंपनी में आते हैं। वो वर्ड्स जो कि कंपनी में ज़्यादातर आते हैं, उनमें ज़्यादातर कॉलोकेटिव मीनिंग आते हैं। कॉलोकेट का मतलब है टू ऑकर इन कंजंक्शन विद समथिंग, यानी किसी चीज़ के साथ आना, ओके। तो ये वो मीनिंग होती है जो कि एक वर्ड को एक्वायर होती है कंपनी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ है बिग बिज़नेस। तो हम ये कह सकते हैं कि बिग बिज़नेस, पर हम ये नहीं कह सकते कि लार्ज बिज़नेस, ओके। क्योंकि लार्ज यहाँ पे मीनिंग ठीक दे देते हैं हमें, पर ये कंपनी में इसके साथ नहीं आते हैं, ओके। तो बिग बिज़नेस हम कह सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि लार्ज बिज़नेस, ओके। इसी तरह हम कह सकते हैं प्रिटी गर्ल।
पर ये हम नहीं कह सकते हैं कि प्रिटी बॉय, क्योंकि बॉय के लिए क्या आता है, हैंडसम आता है। इसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते कि हैंडसम गर्ल, ओके, क्योंकि इस ये कंपनी में इसके साथ नहीं आते हैं। ओके, तो ऐसे वर्ड्स जो कि एक वर्ड को एक्वायर होती है कंपनी के लिए, तो उनको हम कॉलोकेटिव मीनिंग कहा कहते हैं। पर दोनों की मीनिंग जो है ना ठीक होती है, पर वो कंपनी में आते नहीं हैं। ओके, और सातवें नंबर पर हमारे साथ है थीमेटिक मीनिंग। अब थीमेटिक मीनिंग क्या होता है, ये हमें ये दिखाता है कि वर्ड ऑर्डर जो है ना रीडर ने किसी की है, और वो किस वर्ड पे फोकस करना चाहता है, किस वर्ड पे जो है ना अपनी रीडर की अटेंशन लाना चाहते हैं। ओके, तो हमें ये दिखा देते हैं कि ये हमें क्या दिखाना चाहता है कि वर्ड ऑर्डर जो है ना जो जो स्पीकर है या फिर कोई राइटर है, उन्होंने कैसी की है और वो किस चीज़ पर फोकस करना चाहता है। ओके, चंद एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो किस पे फोकस करना चाहता है, वो एडिसन पे करना चाहता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस में एडिसन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर दूसरे सेंटेंस में आप देख ले कि अ बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, अ बल्ब है। ओके, ये इस सेंटेंस में ऐसा लगता है कि एडिसन हमको मालूम है, हम उनको जानते हैं, पर बल्ब को नहीं जानते। और यहाँ पे क्या फोकस यहाँ पे स्पीकर ने किस पे किया है, बल्ब पे किया है कि अ बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन। यहाँ और जो पहली वाली जो सेंटेंस है, एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, तो यहाँ पे फोकस एडिसन पर करता है और नीचे जो है ना दूसरे सेंटेंस में अ बल्ब पर कर देता है। ओके, तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एडिसन है, और दूसरे सेंटेंस में बल्ब इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसी मीनिंग जो कि हमें किसी स्पीकर की फोकस दिखा देते हैं कि वो इस वर्ड पे फोकस करता है या फिर इस वर्ड पे फोकस करता है, मुख्तलिफ वर्ड्स पे वो फोकस कर देते हैं। ओके, और वर्ड क्योंकि वर्ड ऑर्डर उन्होंने ऐसे रखी है, वर्ड को ऐसे ऑर्गेनाइज किया है वर्ड्स को, कि हमें पता चल देता है कि वो इस चीज़ पर फोकस करना चाहता है। ओके, तो ये थी 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग। उम्मीद रखता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इससे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे आखिर में ये एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो दे वो आप तक पहुँच सके। ओके, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।